सभी को नमस्कार है। हम लोग के चैनल पे आज से जो है करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स डेली करंट अफेयर्स जाएगा वीडियो के रूप में। देखिए तो करंट अफेयर्स किस किस एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव सभी एग्जामों में पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स। आप जीविका ले लीजिए, चाहे बीआरएलपीएस का ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम बैंकिंग ले लीजिए। बिहार एसएससी का जो आने वाला है, जो इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, सभी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये अगर कोई टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 जो आने वाला है वो, चाहे कोई स्टेट हो तो, चाहे सी टेट हो तो, सभी एग्जामों में आपसे क्या पूछना है तो पूछा जाएगा करंट अफेयर्स। अब हम करंट अफेयर्स का कोर्स इस कारण से शुरू किया जा रहा है। करंट अफेयर्स प्रत्येक दिन आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का वीडियो, प्रत्येक दिन का 10 क्वेश्चन, साथ में उसका डिटेल सॉल्यूशन। डिटेल सॉल्यूशन का मतलब है उस 10 क्वेश्चन से आप कम से कम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, 50 से अधिक क्वेश्चन कवर करेंगे अगर ठीक से देखते हैं, मन से देखते हैं तो। सभी का आपको नोट्स भी बनाते चलना है। हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस हाल ही में जनवरी के किस दिन को मनाया गया है। समझिए कि ऐसा क्वेश्चन है कि जिससे आपको सभी कुछ कवर होगा, यानी कि कुछ हद तक हिस्ट्री भी, कुछ हद तक आगे भी। इससे हिस्ट्री क्या पता चलेगा, आप देखिए भारतीय सेना दिवस हाल ही में जनवरी के किस दिन मनाया गया है। ये सेना दिवस कहिए या थल सेना दिवस है, जो 15 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस हाल ही में जनवरी के किस दिन को मनाया गया है? तो 15 जनवरी को। अब आपको पता होना चाहिए कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। चले आगे। देखिए इससे संबंधित पूरा बात लिखा हुआ है कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को पहले कमांडर इन चीफ केएम करियप्पा जो थे, वो 15 तारीख को ही अपने कार्यभार को संभाला था। 15 जनवरी 1949 को अपने कार्यभार को संभाला था। इसी कारण इसी 15 जनवरी को हम लोग भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। देखिए तो भारतीय सेना दिवस 2026 15 जनवरी 2026 को मनाया गया। भारतीय सेना दिवस परेड जयपुर में इस बार आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में। इससे पहले 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो पुणे में। अभी इस बार जो है जयपुर में, जो राजस्थान में है, वहां आयोजित किया गया था। इससे पहले 2025 में पुणे में आयोजित किया गया था। बाकी आप देख सकते हैं सब कुछ इस पर लिखा हुआ है कि जॉन उससे पहले कहाँ, उससे पहले कहाँ। कम से कम एक दो थोड़ा जरूर आपको याद रहना चाहिए कि हाँ भाई कब, इससे पहले कहाँ मनाया गया था ये सब। एक तो था इसमें क्या कि भैरव बटालियन। देखिए तो गौर से, भैरव बटालियन क्या है? भैरव बटालियन जो है इस वाले परेड में दिखा। भैरव बटालियन अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। भैरव बटालियन जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाया गया था। इस बटालियन का काम क्या है, आप गौर से देखिए। भैरव बटालियन को ड्रोन सक्षम और मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। भैरव बटालियन को क्यों बनाया गया है? ड्रोन सिस्टम संभालने के लिए और मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए, यानी कि मल्टी डोमेन का मतलब हुआ एक साथ और भी कई काम कर सकते हैं, उसके लिए बनाया गया किसको? भैरव बटालियन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में किस योजना के तहत देहरादून में नई जलीय जैव विविधता संरक्षण पहल का उद्घाटन किया है। देखिए तो जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में किस योजना के तहत देहरादून में नई जलीय जैव विविधता संरक्षण का उद्घाटन किया है? तो यह आपका नमामि गंगे मिशन के तहत। किस मिशन के तहत? नमामि गंगे मिशन के तहत। देखिए तो जल शक्ति मंत्री का नाम क्या है? तो सीआर पाटिल। क्या नाम है? सीआर पाटिल। नमामि गंगे मिशन के तहत, इसमें दोनों बात पूछ सकता है आपसे। जल शक्ति क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नमामि गंगे मिशन के तहत देहरादून में जलीय जैव विविधता संरक्षण पहल का उद्घाटन किया, उस मंत्री का क्या नाम है? तो मंत्री का नाम है सीआर पाटिल। चाहे पूछ सकता है, जैसे अभी क्वेश्चन में आप देखे हैं पिछले क्वेश्चन में कि किस मिशन के तहत किया, तो नमामि गंगे मिशन के तहत उसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। मीट आगे है इसमें और भी सारा बात। क्या है कि इसमें एक तो एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है। देखिए तो गौर से, नदी के स्वास्थ्य के संवेदनशील संकेतक गंगा डॉल्फिन, जो गंगा डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है, उसके स्वास्थ्य देखभाल के लिए, आपातकालीन देखभाल के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है। एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है किसके लिए? तो गंगा डॉल्फिन के लिए। उसके बाद नदी तट पर वनीकरण समर्थन करते हुए एक पेड़ माँ के नाम, गौर से देखिए, एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चलाया गया।
क्यों चलाया गया? जिससे वृक्षारोपण को बढ़ावा मिल सके। ये सब बात आप ध्यान रखिए। और इसमें और भी देखिए, यहाँ पर गंगा के किनारे दुर्लभ पक्षी प्रजातियों की रक्षा के लिए BNHS द्वारा भारतीय स्कीमर संरक्षण परियोजना शुरू किया गया। स्कीमर कहते हैं जो पानी में मोटरसाइकिल जैसे चलता है ना, उसको स्कीमर कहते हैं। और उसके द्वारा किसी भी चीज को सुरक्षा दिया जाए उसको कहा गया भारतीय स्कीमर संरक्षण परियोजना शुरू किया गया। समझ रहे हैं? इससे संबंधित जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारा पूछता है। जैसे आपका पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। तो इसमें क्या क्या बना? एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया। उसके बाद गंगा डॉल्फिन के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया। उसके बाद इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नमामि गंगे मिशन के तहत WII देहरादून में जलीय जैव विविधता संरक्षण पहल का उद्घाटन किया। ये सब क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, लिखते चलेंगे, बनाते चलेंगे, ठीक है। इस PDF को भी आपको लेना हो तो PDF के लिए ये वाला आपका नंबर है। इस PDF के लिए इस नंबर पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा आपको, या तो ग्रुप का लिंक भेजा जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर आपको PDF हमेशा मिलता रहेगा। अब देखिए आगे, हाल ही में किस भारतीय राजनेता और अभिनेता को प्राचीन जापानी मार्शल आर्ट किजुत्सु में शामिल किया गया है? किजुत्सु है क्या? एक तलवारबाजी है। किजुत्सु है क्या? तलवारबाजी है कि कितना अच्छा से तलवार कोई भाग सकता है। उसमें जो है किस अभिनेता को शामिल किया गया? तो है पवन कल्याण। और पवन कल्याण है कौन? ये जो है आंध्र प्रदेश के क्या है? उप मुख्यमंत्री है फिलहाल अभी। इसमें चंद्रशेखर राव तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री है। कमल हासन राजनेता। रजनीकांत को सब कोई जानता है ना? रजनीकांत क्या है? तो एक स्टार है, सुपर स्टार है। यह है पवन कल्याण आपका उप मुख्यमंत्री भी है। कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के। और उन्हीं को जो है अभिनेता को प्राचीन जापानी मार्शल आर्ट केजुत्सु में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में और भी डिटेल। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को प्राचीन जापानी समुराई तलवारबाजी परंपरा केजुत्सु में, देख रहे हैं, समुराई याद रखना है, समुराई तलवारबाजी परंपरा केजुत्सु में शामिल किया गया है। अब इनके बारे में डिटेल लिखा गया है कि पवन कल्याण ऐसे प्रथम भारतीय थे जो इसमें शामिल हुए। प्रथम तमिल तेलुगु भाषी व्यक्ति बन गए जो इसमें शामिल हुए। इसी प्रकार और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। जो डिटेल UPSC तक है उनके लिए भी इसमें बात लिखा गया है, या आपके एग्जाम में थोड़ा सा अधिक डीप तक पूछे वो सारा बात भी इसमें लिखा गया है, ठीक है। इसमें कुछ हद तक इतिहास का भी, मतलब कि पहले का बात भी लिखा हुआ है। जो आप उससे संबंधित कोई घटना घटता है तो पहले का बात भी नया हो जाता है और उससे पहले वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो सब बात भी इसमें लिखा गया है। भारत में किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जनवरी 2026 में देश की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन लॉन्च की? देखिए आपका है ये, भारत में किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जनवरी 2026 में देश की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन लॉन्च की? ATM वैन कौन लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किसने? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। देखिए त्रिपुरा ग्रामीण बैंक कितना एक्टिव बैंक है कि ग्रामीण बैंक होने के बावजूद जनवरी 2026 में देश की पहली पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन लॉन्च किया। कौन? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। यही त्रिपुरा ग्रामीण बैंक था जो 2023 में सर्वप्रथम मोबाइल ATM लॉन्च किया था। मोबाइल ATM का मतलब होता है गाड़ी पर लादा हुआ एक ATM होगा जो घूमता फिरता रहेगा, शाम तक पहुंच जाएगा किसी गांव में और सुबह फिर यानी कि रात में फिर पहुंच जाएगा अपने जगह पर, फिर शाम तक किसी किसी दूर दराज इलाकों में घूमता रहेगा। उसको हम कहते हैं मोबाइल। घूमने वाले, जैसे मोबाइल पुलिस किसको कहते हैं? घूमने वाले पुलिस को। उसी प्रकार मोबाइल ATM का मतलब हो गया घूमने वाला ATM, ठीक है। तो सर्वप्रथम मोबाइल ATM संचालित कौन किया? त्रिपुरा ही, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक 2023 में। इस बार क्या है? तो सौर ऊर्जा संचालित ATM है। यह भी वही ATM वैन है लेकिन ये सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इसको भी लॉन्च किसने किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने ही किया, ठीक है। अब जितना बात हम बोले वही बात इसमें लिखा गया है कि पहली बार 2023 में जुलाई ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी जनवरी 2026 में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित, ये सब कुछ लिखा हुआ है। उस गाड़ी में भी बैंकिंग सुविधा मिलेगा दूर दराज के इलाकों में, यही बात उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए कि राजस्थान का कौन सा ग्राम निकाय राज्य का पहला पूर्णतः जैविक गांव बन गया? गौर से देखिए, राजस्थान का कौन सा ग्राम निकाय राज्य का पहला पूर्णतः जैविक गांव बन गया है? इसमें है आपका बामनवास कांकर पंचायत। गौर से देखिए, बामरवास कांकर पंचायत
ये 7 गांवों का पंचायत है। कितने गांव का पंचायत है? 7 गांव का पंचायत। क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि पहला पूर्णतः जैविक गांव बन गया है। जैविक गांव का मतलब हुआ कि वहां सभी खेती, सभी प्रकार का खेती जो है जैविक रूप से ही होता है। वहां डीएपी, यूरिया, खादर मतलब दुकान से खरीदा हुआ जो उर्वरक होता है उसका यूज बंद कर दिया गया है। पूर्णतः कंपोस्ट खाद, गोबर वाले खाद या मतलब कंपोस्ट खाद पर, पूर्णतः जैविक खाद पर वहां खेती बाड़ी सब कुछ किया जा रहा है। इसीलिए ये अच्छा पूरा एक पंचायत, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गांव, पूरा एक पंचायत जो 7 गांव का पंचायत है उसमें ऐसा किया जा रहा है जैविक खेती पूरा पूरा। उस गांव का पंचायत का क्या नाम है? बामनवास कांकर पंचायत। ठीक है, इसमें कैसे ऐसा संभव हो सका? तो थोड़ा सा लोगों को एक्टिव करना हुआ, लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग देना हुआ, इस सब के कारण ये जो है संभव हो सका। ये सब बात इसमें लिखा हुआ है। देखिए तो राजस्थान के बामनवास ग्राम पंचायत पहली जैविक पूर्णतः जैविक ग्राम संस्था बन गई है। 7 गांव का यह पंचायत है। इसमें सभी कृषि गतिविधियां जो है जैविक पद्धति का पालन करती है। किसानों ने रासायनिक उर्वरक सबको यूज बंद कर दिया है। यही सब बात इसमें लिखा हुआ है। बात समझे? चलिए चलते हैं आगे। आप इसको एक बार पढ़ेंगे, पूरा सेम टू सेम वही सब बात लिखा हुआ है। आप गौर से पढ़ेंगे। पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ दिए गए नंबर पे कहीं ना कहीं कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा किस भारतीय राज्य को औपचारिक रूप से भारत की अदरक राजधानी, देखिए तो गौर से, भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है? किसको? हाल ही में नीति आयोग द्वारा किस भारतीय राज्य को औपचारिक रूप से भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है? तो मिजोरम को। अदरक राजधानी किसको घोषित किया गया है? तो मिजोरम को घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा। क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि किसके द्वारा मिजोरम को अदरक राजधानी घोषित किया गया है? अदरक राजधानी जिंजर कैपिटल। ठीक है ना। किसके द्वारा मिजोरम को अदरक राजधानी घोषित किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि नीति आयोग द्वारा किस राज्य को अदरक राजधानी घोषित किया गया है? तो मिजोरम को। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि नीति आयोग द्वारा मिजोरम को किस राज्य का दर्जा दिया गया है? और ऑप्शन में कुछ कुछ रहेगा जिसमें रहेगा जिंजर कैपिटल या फिर अदरक राजधानी, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब अदरक से क्या हुआ है कि वहां के किसानों को लाभ हुआ है। अदरक यानी कि अदरक का जो खेती करते हैं तो वहां के किसानों को इससे बहुत सारा आय बढ़ा है, आय में वृद्धि हुआ है। अब वो वहां जो है 2 फरवरी से मिजोरम में अदरक की खरीद फिर 2 फरवरी से शुरू हो जाएगी। यहाँ के किसानों की आय बढ़ी है, स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिला है। यही सब बात इसमें अब लिखा हुआ है। ठीक है। वहाँ लोगों को ये बताया जाता है कि कहीं खुदरा ना बेचे, गोट मतलब एक जगह करके एक साथ बेचे ताकि ज्यादा फायदा हो किसानों को अदरक से। आगे है कि परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस श्रेणी के लाभार्थी के लिए शुरू किया गया है? गौर से देखिए, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस श्रेणी के लाभार्थी के लिए शुरू किया गया है? तो यह है सीजीएचएस लाभार्थी के लिए। किसके लिए? सीजीएचएस लाभार्थी के लिए। इसका क्या मतलब है आप समझिए। यहाँ यह कि परिपूर्ण मेडिकल आयुष बीमा केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह एक वैकल्पिक खुदरा स्वास्थ्य बीमा योजना है। खुदरा स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना जनवरी 2026 में शुरू किया गया है। यह विशेष रूप से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, देखिए यह विशेष रूप से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना जो सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। किसके लिए उपलब्ध है? केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, यानी कि उसी का है क्या शॉर्ट, सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। यह योजना मौजूदा सीजीएचएस चिकित्सा लाभों का पूरक है। उसको हटाकर लाभ नहीं दिया जाएगा, उसके साथ लाभ दिया जाएगा। मतलब सीजीएचएस चिकित्सा लाभों का पूरक है और उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करती है। योजना के तहत अधिकतम बीमा कवरेज 20 लाख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपसे पूछेगा इस योजना के तहत अधिकतम कवरेज, बीमा कवरेज कितना है? तो 20 लाख। आयुष्मान कार्ड जो था उसका अधिकतम बीमा कवरेज कितना था? 5 लाख। इसका कितना है? 20 लाख। लाभार्थी 10 लाख या 20 लाख बीमा राशि के बीच चयन कर सकता है। उसको जितना बीमा चाहिए उसके अनुसार वो बीमा चयन कर सकता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा पेश की गई। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बीमा किसके द्वारा पेश किया गया है? तो न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा इसको पेश किया गया है। योजना के साथ साथ एक समग्र वेतन खाता पैकेज भी पेश किया गया था। वेतन खाता पैकेज वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बात समझे? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में जम्मू और कश्मीर ने कौन सी रैंक हासिल की? समझिए, छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, छोटा राज्य मतलब छोटा छोटा राज्य की दृष्टि से या फिर जनसंख्या की दृष्टि से, छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में जम्मू कश्मीर ने कौन सी रैंक हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर का रैंक है दूसरा। अब आप कहेंगे सर दूसरा है तो पहला कौन सा है? तो पहला है उत्तराखंड। पहला कौन सा है? पहला है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड ये है आपका पहला, ठीक है, पहला। लेकिन फिर आप कहिएगा सर पहला क्वेश्चन नहीं दिए, दूसरा क्वेश्चन क्यों बनाए? दूसरा इसलिए बनाए कि 2024 में जो है इसका स्थान है दूसरा, लेकिन 2022 में इसका स्थान था 17वां। 2022 में इसका स्थान, जम्मू कश्मीर का स्थान इस रैंक में कितना था? 17वां। इस कारण से ये क्वेश्चन यही बनेगा कि जम्मू कश्मीर 2024 में कौन सी रैंक पे है? ये है दूसरे रैंक पे। 2022 में किस रैंक पे थे? तो 17वें रैंक पे था ये जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। किसमें? तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे उत्तराखंड है। अच्छा, ये भी कब? छोटे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में यह है पहला स्थान पर, यह है दूसरा स्थान पर जम्मू कश्मीर। लेकिन समग्र राज्य में, पूरे राज्यों में प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे है महाराष्ट्र। दूसरा स्थान पर कौन है? आपका दूसरा स्थान पे है गुजरात और तमिलनाडु है। देखिए, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरा स्थान पर गुजरात और तमिलनाडु है। आइए देखते हैं, सब यहाँ लिखा हुआ है। इसमें जो है तैयारी सूचकांक 2024 में जम्मू कश्मीर जो है दूसरे स्थान पर है। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपका दूसरा स्थान पे है, देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर था। उत्तराखंड पहले स्थान पे है भी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली समग्र रैंकिंग में निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात है। महाराष्ट्र के बाद कौन कौन है? तमिलनाडु और गुजरात है। महाराष्ट्र के बाद कौन कौन है? तमिलनाडु और गुजरात है। ये देखिए, शायद ये अंतिम क्वेश्चन होना चाहिए, है आपका, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने अर्जेंटीना में माउंट एकांकगुआ पर चढ़ाई की? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम किसको कहते हैं? जो वन आधारित हो, पर्यावरण आधारित हो, कोई योजना हो, चाहे कोई पर्वत, मतलब ये भी तो आपका पर्यावरण आधारित ही हुआ ना, कि पर्वत पर चढ़ाई किया, ये सब। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन को निश्चित रूप से ध्यान रखिए कि हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने अर्जेंटीना में माउंट एकांकगुआ पर चढ़ाई की? वो है अरित्रा राय। क्या कौन है? अरित्रा राय। आप देखिए, सातों जो इस महाद्वीप है, सातों महाद्वीप के सातों चोटी का क्या क्या नाम है इसमें लिखा हुआ है, गौर से देखिए। 7 शिखर प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों का प्रतिनिधित्व करती है। 7 शिखर प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें पहला है एवरेस्ट जो एशिया का है। उसके बाद है डेनाली, फिर है किलिमंजारो, एल्ब्रोस, यही है माउंट एल्ब्रोस, विंसन है, पुनक जया या फिर पूजक जया या पुनक जया, ऐसे करके कुछ भी लिखा रहता है, तो हम समझेंगे पुनक जया या पूजक जया। फिर है एकांकगुआ। इसी एकांकगुआ पर ये चढ़ाई की कौन? अरित्रा राय। कौन चढ़ाई की? अरित्रा राय। ये सातों समझे आप, सातों महाद्वीप का 7 ऊंचा शिखर है, जो है एवरेस्ट, डेनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रोस, विंसन, पुनक जया और एकांकगुआ। सातों का सबसे ऊंचा यही स्थान है सातों महाद्वीप में। ये जो पुनक जया है, ये पुनक जया आपका कहाँ का है? तो ये है आपका अर्जेंटीना का। पुनक जया कहाँ? नहीं, अर्जेंटीना नहीं, ये अंटार्कटिका का। कहाँ का है? तो अंटार्कटिका का। माउंट एकांकगुआ 7 शिखर सम्मेलन चुनौती में दक्षिण अमेरिकी शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, वही, ये माउंट एकांकगुआ कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो माउंट एकांकगुआ। जिसपे कौन चढ़ाई की थी? तो चढ़ाई की थी उस पर अरित्रा राय। कौन चढ़ाई की थी? अरित्रा राय। बस ये क्वेश्चन और है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कोची में आयोजित किया गया था। जो कोची कहाँ है? तो केरल में है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का
शॉर्ट नेम है ISC 2026। ये कहाँ आयोजित किया गया था? कोची में आयोजित किया गया था। कोची केरल में है, जो 9वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सब बात पूछ सकता है आपसे कि 9वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कोची। कोची में हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कैवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था? ये था आपका 9वां। ऐसे भी पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट फोरम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ऑल इंडिया, यहां से किसके द्वारा? तो ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट फोरम द्वारा किया गया था। किसका आयोजन? तो अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट फोरम द्वारा किया गया था, AISF द्वारा किया गया था। अब देखिए इसका थीम क्या था? अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का थीम क्या था? ये थीम था आपका स्पाइस 360 भविष्य के लिए तैयार होना। इसका थीम क्या था? स्पाइस 360 भविष्य के लिए तैयार होना, जो नवाचार, लचीलेपन और स्थिरता पर जोर देता है। ये सब क्वेश्चन, ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। ISC 2026 का विषय क्या था? स्पाइस 360 भविष्य के लिए तैयार होना, जिसका मतलब है नवाचार, लचीलेपन और स्थिरता पर जोर देता है। ठीक है, अगला है कि पूर्व G20 शेर्पा अमिताभ कांत कृषि उद्योग में बदलाव पर मुख्य भाषण देंगे। बाकी ये सब कुछ डिटेल बात लिखा हुआ है, आप समझिए ये। अच्छा, सम्मेलन क्यों होता है? सम्मेलन होता है कि नीति निर्माता, निर्यातक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, वैश्विक उद्योग जगत के नेता सब कोई एक साथ एक फोरम पर आए, सबको एक साथ मिले, सबको विचार करे कि कैसे खेती करे, कि कैसे कोई चीज उत्पादित करे, कैसे कोई चीज बनाए। इसीलिए हम सम्मेलन करते हैं। कैसे हम मसाला उत्पादन करें, इसीलिए हम क्या करते हैं? सम्मेलन करते हैं, ताकि सबको एक साथ मिले, अपना अपना विचार करें कि दुनिया में और भी ज्यादा तेजी से कोई भी चीज उत्पादित हो। क्या बात समझे? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग ने यहाँ तक देखा और यहाँ तक देखे हैं। तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्येक दिन एक एक वीडियो आपको मिलेगा, प्रत्येक दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। दुनिया में घटना तो बहुत होता है, उस घटना में से महत्वपूर्ण घटना को चुनना आपका अच्छा वीडियो बनाता है, अच्छा करंट अफेयर्स बनाता है। अच्छा वीडियो में अच्छा क्वेश्चन कौन सा है आप ये देख सकते हैं, जो पर्यावरण संबंधित हो, अंतरराष्ट्रीय कोई खेल संबंधित हो, ये सबको धीरे धीरे ऐड किया जाएगा। जिस दिन जो घटना होगा उस घटना में से 10 घटना अच्छा अच्छा चुना जाएगा, और उस 10 में से कम आपको 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप ये समझ सकते हैं इसमें कितना क्वेश्चन आपको मिला होगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी इस नंबर पे आप संपर्क करें अगर आपको PDF चाहिए। इस नंबर पे सब संपर्क करें अगर आपको PDF चाहिए। ठीक है, मैसेज करें, फोन न करें, सिर्फ मैसेज करें। चलिए मिलते हैं फिर हम कल के क्लास में, कल के नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।